नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द सियासी टेबल शो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पे और शिवसेना की गिरते ग्राफ के बारे में। समय था जब महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना के इर्द गिर्द चलती थी। तो ये हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में आज महाराष्ट्र में शिवसेना को सिर्फ 20 सीटें मिली है। इसके साथ ही शिवसेना की इस गिरते ग्राफ और महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के डाउनफॉल की शुरुआत कैसे हुई, इस कहानी को आज की इस वीडियो में समझेंगे। इस कहानी को समझने से पहले हमें जानना होगा कि शिवसेना की शुरुआत कैसे हुई। एक समय था जब महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख बालासाहब ठाकरे की ऐसी चलती थी कि वो अपनी दहाड़ से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत की सरकार को भी घुटनों पर लाते थे। कैसे इसकी शुरुआत हुई और आखिर किस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना इतनी गर्त में गई है, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भुवनेश कुमार और मैं अपने इस चैनल पे सांसद और विधायकों के इंटरव्यूज़ करता हूं। इसके साथ ही जनता से जुड़े सीधे सवाल उनसे पूछते हैं। इसके अलावा भारत की राजनीति की तमाम सारी सियासतों का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको ऐसी ही खबरें मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के प्रमुख बालासाहब ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे और वो अपने एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उस समय महाराष्ट्र में साउथ इंडिया लोगों का बोलबाला था। साउथ इंडियन और गुजराती महाराष्ट्र के बिजनेस से लेकर के नौकरियों में बड़ी प्राथमिकता से काम करते थे। इसको लेकर बालासाहब ठाकरे के मन में एक पीड़ा थी। उनका मानना था कि महाराष्ट्र में मराठियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, नौकरी और व्यापार में मराठियों का दबदबा होना चाहिए। इसी प्रकार अगर साउथ इंडियन और गुजराती महाराष्ट्र में आकर काम करते रहे तो धीरे धीरे मराठियों की स्थिति और खराब हो जाएगी। इसको लेकर सरकार की नीतियों पर वो अपने कार्टून के जरिए कई सारे व्यंग मारते थे। धीरे धीरे जब इससे भी काम नहीं चला तो महाराष्ट्र में उन्होंने मराठियों के लिए एक आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में मराठियों को प्राथमिकता देने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे उस आंदोलन को एक पार्टी के रूप में बालासाहब ठाकरे ने स्थापना की। पार्टी का नाम रखा शिवसेना। शिवसेना पहले केवल मराठियों की बात करती थी, धीरे धीरे वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ी और धीरे धीरे पूरी शिवसेना जो है वो कट्टर हिंदुत्ववाद की पार्टी बन गई और हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बनकर उभरे बालासाहब ठाकरे। बालासाहब ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा दबदबा था कि उनके बिना महाराष्ट्र में सरकार बनाना और चलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। एक समय था जब महाराष्ट्र में बालासाहब ठाकरे अच्छी सरकारों को घुटनों पर ले आते थे। बालासाहब ठाकरे की हिंदुत्व की ऐसी कट्टर छवि बन चुकी थी जिसमें वो बिना किसी राग लपेट के केवल हिंदुओं की और हिंदुत्व की पूरी कट्टरता के साथ बात करते थे। और एक बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भारत के हिंदुओं को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें रेडिकल हिंदू बनना होगा। एक समय की बात है, अमरनाथ की यात्रा में आतंकवादियों ने हिंदुओं को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा में आएंगे जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उस समय महाराष्ट्र में बैठे बालासाहब ठाकरे ने कहा कि अगर अमरनाथ में किसी भी हिंदू को खरोच भी आई तो हम इस बात को तय करेंगे कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर से जो मुसलमान हज के लिए जाते हैं उनका एक भी हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा। और अगले ही दिन अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई और शांति से संपन्न भी हुई। बालासाहब ठाकरे जो है वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। एक समय पाकिस्तान की टीम को भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में लाकर मैच कराना चाहता था। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। उस समय बालासाहब ठाकरे ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत आई तो क्रिकेट मैच नहीं होने दिया जाएगा और किसी माई का लाल में दम है तो वो भारत में पाकिस्तान की टीम को बुलाकर मैच करा के दिखा दे। इसके बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत को वो सीरीज निरस्त करनी पड़ी थी। ऐसा जबरदस्त बोलबाला बालासाहब ठाकरे का था। बालासाहब ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और महाराष्ट्र के बड़े प्रमुख नेता प्रमोद महाजन ने शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन किया। उस समय के दशक में बीजेपी महाराष्ट्र में छोटे भाई के रूप में थी और शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन 1980 के दशक में ही हो गया। बालासाहब ठाकरे के साथ एक नौजवान लड़का भी चलता था जिससे बालासाहब ठाकरे बहुत प्रेम करते थे और उनकी उस लड़के की पूरी नक्शे कदम जो थे वो बालासाहब ठाकरे की तरह थे। उनकी तरफ बोलना, उनकी तरफ भाषण देना, उनकी तरफ तेज तर्रार
प्रखरता से हिंदुत्व की बात करना और पूरा टॉकिंग ऑफ स्टाइल बालासाहब ठाकरे का था। हर शिव सैनिक और पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश की दुनिया को ये उम्मीद थी कि बालासाहब ठाकरे का उत्तराधिकारी तो केवल यही लड़का होगा, और नाम था राज ठाकरे। राज ठाकरे को ठाकरे परिवार के बाहर का लड़के नहीं थे, वो बालासाहब ठाकरे के ही छोटे भाई के लड़के थे, यानी कि उनके भतीजे थे, और सब उन्हें ही बालासाहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मान रहे थे। लेकिन जब अपना उत्तराधिकारी की गद्दी सौंपने की नौबत आई तो बालासाहब ठाकरे भी एक पुत्र मोह से वंचित नहीं हो सके, और उन्होंने राज ठाकरे की जगह अपना उत्तराधिकारी बनाया अपने बेटे उद्धव ठाकरे को। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे बालासाहब ठाकरे का 2012 में निधन हो जाता है, और उसके बाद पूरी तरह से शिवसेना की बागडोर आती है उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में। राज ठाकरे नाराज होकर अपनी पार्टी अलग बनाते हैं, और दोनों ही परिवारों के दो अलग अलग धुरी पर शुरुआत होती है महाराष्ट्र में। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री का फेस घोषित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालासाहब ठाकरे के बीच में एक अटूट रिश्ता था के लेकर शिवसेना के नए संरक्षक उद्धव ठाकरे और बीजेपी की गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, और लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा को अच्छी खासी सफलता मिलती है। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2014 में। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना संयुक्त गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं और उन्हें बहुमत प्राप्त होता है, और बीजेपी की ज़्यादा सीटें थी, इसलिए बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होते हैं देवेंद्र फडणवीस। 5 साल 2014 से 19 तक सरकार अच्छे से चलती है। 2019 में जब फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा में चुनकर आती है और उसके बाद महाराष्ट्र के फिर से विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो दोनों ही पार्टियां फिर से अपने गठबंधन को लेकर के चुनाव में उतरती हैं, और फिर उस समय भी महाराष्ट्र की जनता शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को बहुमत देती है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना के अलावा 2 और प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एनसीपी, नेशनल कांग्रेस ऑफ पार्टी। एनसीपी के प्रमुख नेता हैं शरद पवार, जो कि एक समय में कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के महाराष्ट्र में एक नई पार्टी बनाई, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। और कांग्रेस पार्टी प्रमुख, कांग्रेस तो है ही, यानी कि 4 मुख्य रूप से पार्टियां थी। जब चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में चुनाव में जाते हैं और महाराष्ट्र की जनता उन पार्टी को बहुमत देती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो उस समय उद्धव ठाकरे के मन में एक लालच पैदा होता है। माना जाता है कि इस लालच का बीज जो है वो एनसीपी के प्रमुख नेता शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के मन में डाला। उद्धव ठाकरे भी इस बात से एग्री हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हर समय हम बीजेपी का सहयोग क्यों करें, बीजेपी का सहयोग करते रहें और हमें क्या मिलता है, इस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसको लेकर वो बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तो शिवसेना का होगा। इसके साथ ही वो इस बात का हवाला भी देते हैं कि चुनाव से पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हमारे घर आए थे, तो उन्होंने इस बात को आश्वासन दिया था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बनती है हमारी गठबंधन की, तो मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए शिवसेना का होगा, 2.5 साल के लिए भाजपा का होगा। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इस बात को इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बीच में इसी किसी प्रकार की डील नहीं हुई। विधानसभा का चुनाव हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। विवाद इतना बढ़ता है कि शिवसेना बीजेपी से नाता तोड़ देती है। दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। इसी विवाद के बीच में शरद पवार अपना गेम करते हैं। वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे को ऑफर करते हैं कि आप बीजेपी से गठबंधन तोड़िए, आप हमारे साथ आइए, मैं यानी कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों हम आपको समर्थन देते हैं, मुख्यमंत्री भले ही आप बन जाइए। शरद पवार का ये डिवाइड एंड रूल का गेम काम कर जाता है। उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर के एनसीपी के साथ आते हैं, कांग्रेस और एनसीपी उन्हें समर्थन देती है और मुख्यमंत्री बनते हैं उद्धव ठाकरे। राजनीति के अंदर 2 अलग पार्टियों का अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन होना और सरकारें बनना और बिगड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना का जाना इसलिए अलग तरीके से देखा गया क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। शिवसेना कट्टर व हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी थी, जबकि एनसीपी और कांग्रेस प्रो मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। इसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे सीएम तो बनते हैं, लेकिन कई सारे शिवसेना के विधायक और कई सारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर जुड़े शिवसेना के वोटरों को ये बात रास नहीं आती। इसके साथ ही जनता जनार्दन ने भी बीजेपी और शिवसैनिक को गठबंधन दिया था। ऐसे में बीच में स्विच करना
जनता के समझ से थोड़ा बाहर आता है। लेकिन कुर्सी पर बैठे उद्धव ठाकरे इस बात को इग्नोर करते हैं और वो अपनी सत्ता चलाने में व्यस्त हो जाते हैं। सत्ता की कुर्सी पर बैठे उद्धव ठाकरे के इतर जमीन पर रह रहे शिव सैनिक और विधायकों के बीच एक असंतोष का भाव धीरे धीरे पनपने लगता है। इसके बाद शिवसेना के अंदर शुरुआत होती है बगावत की। उद्धव ठाकरे के करीबी एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों के साथ शिवसेना से अलग हो जाते हैं और वो अपने विधायकों को गुपचुप तरीके से गुजरात और फिर असम लेकर के जाते हैं। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे 40 से ज़्यादा विधायक लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद शिवसेना से ना केवल अलग होते हैं बल्कि शिवसेना पार्टी पर भी अपना दावा करते हैं। उनका कहना था कि 2/3 से ज़्यादा विधायक हमारे साथ हैं, शिवसेना की आइडियोलॉजी, असली शिवसेना की आइडियोलॉजी जो है वो हमारे पास है और हम ही शिवसेना के असली मालिक हैं। मामला कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है जिसके पास ज़्यादा संख्या है, सिंबल और पार्टी की आधिकारिक ताकत शिवसेना के शिंदे गुट को दे दी जाती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की न केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी गिरती है, सरकार गिरती है, बल्कि अपनी पार्टी और सिंबल भी उद्धव ठाकरे खो चुके हो। शिंदे गुट शिवसेना से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ जुड़ते हैं और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है। बीजेपी एक लंबी सोच के साथ राजनीति करती है। शुरुआत में वो शिंदे को अपना मुख्यमंत्री बनाती है और शिंदे 2 साल की सरकार पूरी करते हैं। इसके बाद आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ रह कर के कई सारी ऐसी प्रो मुस्लिम बातें करने लगते हैं, कई सारे हिंदुत्व के मुद्दे को पीछे छोड़ते हैं और वो जनता के बीच में इस बात का मैसेज देते रहते हैं कि शिवसेना को धोखा दे करके गए एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना के धोखेबाज हैं और जनता उन्हें चुनाव में मजा चखाएगी। जबकि दूसरी तरफ शिंदे जो कहते हैं कि शिवसेना की असली आइडियोलॉजी, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और शिवसेना जो है वो प्रो मुस्लिम पार्टी हो चुकी है। 48 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और उसका गठबंधन 30 सीटें जीतने में कामयाब होता है। इसे महाराष्ट्र में शिंदे गुट की गई बगावत के खिलाफ जनता का जनादेश माना जाता है। लेकिन उसके बाद आते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में भी 3 पार्टियां विपक्ष में, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और 3 पार्टियां सत्ता के साथ बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी। दोनों पार्टियों के बीच नाम होता है महायुति और महाविकास अघाड़ी। महायुति में 3 पार्टियां, बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। महाराष्ट्र के शानदार घमासान चुनाव में 288 विधानसभा चुनाव में कई सारे मुद्दों पर अपनी अपनी बात दोनों पार्टियां रखती हैं और 23 नवंबर 2024 को जब इसके नतीजे आते हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गद्दार कहे जाने वाले शिंदे और अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करती है। 288 में से 231 सीटें ये गठबंधन जीत करके सत्ता में पहुंचता है और बीजेपी अकेले अपने दम पर 132 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 20, अजित पवार की एनसीपी 10 और कांग्रेस 5 सीट पर सिमट कर रह जाती है। ऐसे में अब वो खुन्नस खाए विपक्षी नेता ईवीएम पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ते हैं और कहते हैं बीजेपी ने ईवीएम हैक करी है, इसीलिए हम चुनाव हारे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना अब प्रो मुस्लिम राजनीति करती है और ज़मीन पर कार्यकर्ता, जनता और अपने शिव सैनिकों की नाराज़गी को नज़रअंदाज करके जो माहौल अपने खिलाफ तैयार किया है उस पर विचार करने की बजाय अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। पूत सपूत काहे धन संचय, पूत कपूत काहे धन संचय, ये कहावत उद्धव ठाकरे को देखकर पूरी तरह से चरितार्थ साबित होती है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की एक ऐसी लेगेसी जिसके नाम की तूती बोलती थी, उस शिवसेना को गर्त में धकेलने वाले उद्धव ठाकरे, जो कि सही ढमाइने में वो शिवसेना के उत्तराधिकारी भी नहीं थे, केवल पुत्र मोह की वजह से उन्हें ये सत्ता मिली, ये गादी मिली, ये विरासत मिली, लेकिन उसे वो संभाल नहीं पाए। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में, आज की इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट जरूर करिए और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और देखते रहें हमारा चैनल आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।